दोस्तों जरा सोचिए, एक सुबह आप सो करके उठते हैं और आपको ये खबर मिलती है कि आपके देश की सरकार और प्रधानमंत्री दोनों देश छोड़ करके भाग चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर गली हर सड़क पर हिंसा और खून खराबा हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि आपके घर पर हमले सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़वी सच्चाई है। पर बांग्लादेश सिर्फ वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को खतरा है, ऐसा नहीं है। न्यू बांग्लादेश अब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है, खास करके भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के लिए, जो देश को नॉर्थ ईस्ट और चाइना बॉर्डर से जोड़ता है। सो ऐसे में इस कॉन्सेप्ट की चर्चा खूब हो रही है कि भारत को बांग्लादेश के रंगपुर और राजशाही रीजन पर मिलिट्री अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, जहां पर पहले से ही 33 लाख हिंदू रहते हैं। सो इससे होगा ये कि न हम इससे केवल चिकन नेक कॉरिडोर को और बड़ा कर सकते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भी सेफली यहाँ पर रिलोकेट किया जा सकता है। लेकिन क्या रियलिटी में भारत को बांग्लादेश पर हमला करके चिकन नेक को एक्सपेंड करना चाहिए? मिलिट्री अटैक के अलावा और कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं चिकन नेक को वाइडर करने के? साथ इनके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या इंडिया को चिकन नेक पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अब किसी और रास्ते को तलाश करने का टाइम आ गया है? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस मैप को देखें तो नॉर्थ वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में चाइना और भूटान और साउथ में बांग्लादेश है। देखा जाए तो इतने सारे देशों से घिरा हुआ ये 22 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर ही पूरे इंडिया को सिक्किम और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में स्थित ये कॉरिडोर न केवल एक महत्वपूर्ण रास्ता है, बल्कि यही वो एकमात्र रास्ता भी है जिसे बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों तक सप्लाई पहुंचाई जाती है। दोस्तों अब जैसा कि हमने बताया कि इस कॉरिडोर के पास ही चीन की भी मौजूदगी है, जो इंडिया के सिक्किम बॉर्डर और भूटान के बीच चुम्बी वैली में मौजूद है। लेकिन चीन अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाते हुए डोकलाम तक आना चाहता है, क्योंकि डोकलाम से इस कॉरिडोर की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास है। सो इससे होगा यह कि चीन इस कॉरिडोर पर इंडिया की निर्भरता का फायदा उठा करके उसे और धमकी दे सकता है। और अगर चीन इस रीजन पर हमला कर दिया तो भारत के लिए इस रीजन की सुरक्षा में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अगर एक तरफ से हमला हो तो शायद उससे इंडिया निपट भी ले, लेकिन अगर इसी कॉरिडोर पर दो तरफ से हमला हो जाए तो महज 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि इसी कॉरिडोर के साउथ में बांग्लादेश के भी इलाके आते हैं और करंटली बांग्लादेश की अनस्टेबिलिटी भारत की इस कॉरिडोर के लिए बड़ा खतरा बन रही है। यही वजह है कि इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि अगर इंडिया इस कॉरिडोर से लगने वाले रंगपुर और राजशाही रीजन को अपने कंट्रोल में ले ले तो इसे न सिर्फ उसका चिकन नेक चौड़ा होगा, बल्कि उसे बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा बफर जोन भी मिल जाएगा। लेकिन ये बात कहने में जितनी आसान लग रही है, क्या असल में भी उतनी आसान है? सो आइए इसके हर पॉसिबल वेज पर नजर डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चिकन नेक का एक्सपेंशन बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों देशों से जमीन लेने पर ही हो सकता है। लेकिन आज जो माहौल बांग्लादेश में चल रहा है, फिलहाल उसे देखते हुए बांग्लादेश के सिर्फ कुछ ही रीजन पर कंट्रोल की बात की जा रही है, जिसका सबसे पहला तरीका तो मिलिट्री अटैक ही है। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि अगर भारत को अपना चिकन नेक कॉरिडोर चौड़ा करना है तो इस टाइम बांग्लादेश पर हमला कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश इस टाइम बहुत वल्नरेबल है और एक आसान हमले में ही और बिना ज्यादा कैजुअलिटी के भारत आसानी से रंगपुर और राजशाही को अपने कब्जे में ले सकता है। मैप पर आप देखेंगे तो रंगपुर और राजशाही बांग्लादेश के वो एरियाज हैं जहां पर तकरीबन 33 लाख हिंदू पहले से ही रह रहे हैं। सो ऐसे में भारत बांग्लादेश के बाकी हिस्सों में रह रहे हिंदुओं को यहां पर रिलोकेट होने की अपील कर सकता है, ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से उन्हें बचाया जा सके। और दोस्तों रशिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। रशिया ने भी अपने लोगों की सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए कभी क्रीमिया को एनेक्स किया था, मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी कि ऐसा करने पर भारत के ऊपर बहुत से इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लग सकते हैं, जैसे कि रशिया पर लगे, और रशियन इकोनॉमी को उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सो ऐसे में अगर इंडिया भी ऐसा करता है तो चीन और पाकिस्तान के दबाव में दुनिया भर के देश भारत पर सैंक्शंस लगा देंगे और इंडिया की तेजी से ग्रो कर रही इकोनॉमी भी बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरह बेपटरी हो जाएगी। दोस्तों मिलिट्री के बाद जो सबसे पॉपुलर रास्ता बचता है किसी दूसरे देश की टेरिटरी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का, वो है लीजिंग। यानी कि अगर भारत बांग्लादेश को इस मुश्किल सिचुएशन में मनाने के लिए तैयार हो जाए कि वो रंगपुर और राजशाही के इलाके को लीज पर चाहता है, तो शायद भारत के लिए बात बन सकती है। इस तरीके से बिना किसी युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के भारत आसानी से अपने चिकन नेक कॉरिडोर को मजबूत करके बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदूज को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश इसे स्वीकार करेगा? देखा जाए तो एक तरीके से इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत से फंड और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और अगर इसी का फायदा उठाते हुए भारत बांग्लादेश को लीजिंग के लिए एक बेहतर ऑफर देता है और साथ ही साथ उससे आगे सपोर्ट की बात करता है
तो शायद बांग्लादेश इस बात के लिए राजी हो जाए, और ऐसा पहले भी हुआ है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पनामा कैनाल है। दोस्तों अमेरिका ने 1903 में पनामा से नहर बनाने के लिए जमीन लीज पर ली थी, जिसके बाद 1977 की एक ट्रीटी के तहत अमेरिका ने 1999 में नहर पनामा को वापस सौंप दी। भारत भी बांग्लादेश के साथ कुछ इस तरीके की डील कर सकता है और चिकन नेक से लगे क्षेत्र को लीज पर लेकर के वहां बांग्लादेशी हिंदुओं को रिलोकेट करने का काम कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है चीन और पाकिस्तान की दखल। भारत अगर ऐसा करता है तो संभव है कि चीन इंडिया से बेहतर ऑफर देकर या फिर बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्रभाव का फायदा उठाकर बांग्लादेश को ऐसा करने से रोक सकता है। मगर एक बार को अगर हम ये मान भी लें कि बांग्लादेश इस लीजिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में हमें बांग्लादेश को हर साल बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, जो हमारी इकोनॉमी पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा। साथ ही वहां के रहने वाले लोग भी इस लीजिंग का हमेशा विरोध करते रहेंगे, जिससे पूरा क्षेत्र एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या इसके लिए कोई और तरीका नहीं है ना? तीसरा तरीका है जिस तरह के लैंड एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे कहते हैं स्वैपिंग। दोस्तों स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर भारत अपने चिकन नेक कॉरिडोर को चौड़ा करने के लिए बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को हासिल करना चाहता है, तो उसे बांग्लादेश को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो बदले में अपनी कुछ जमीन बांग्लादेश को भी देगा। फिर इस प्रक्रिया में भारत रंगपुर और राजशाही जैसे क्षेत्रों को बांग्लादेश से स्वैप कर सकता है, यानी कि उन्हें अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है और बदले में अपनी कुछ जमीन बांग्लादेश को वो सौंप सकता है। दोस्तों ऐसा करने से ना तो भारत पर कोई आर्थिक दबाव आएगा और ना ही उसे हर साल पर लीज पर भारी रकम चुकानी पड़ेगी। साथ ही स्वैपिंग से जो लोग बांग्लादेश के भारतीय क्षेत्र में रह रहे होंगे वे आसानी से भारत द्वारा बांग्लादेश की जमीन में रिलोकेट हो सकते हैं और इस तरीके से भारतीय लोग नए भारतीय क्षेत्र में बस सकते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी, भारत और बांग्लादेश में इस तरह की टेरिटोरियल स्वैपिंग पहले भी हो चुकी है। दरअसल साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जहां दोनों देशों ने अपने बॉर्डर एरियाज को आपस में स्वैप किया था और इस समझौते के तहत भारत ने 111 इंडियन इनक्लेव्स यानी कि छोटे इलाके बांग्लादेश को सौंप दिए और बांग्लादेश ने भी भारत को 51 बांग्लादेशी इनक्लेव दिए। और इस स्वैपिंग के जरिए दोनों देशों ने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के साथ ही साथ दोनों तरफ के नागरिकों को रिलोकेट कराने में मदद की। ऐसे में भारत अपना ये प्रायर एक्सपीरियंस एक बार फिर से इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों लेकिन इस स्वैपिंग में भी जो समस्याएं आ सकती हैं वो है भारत के लिए बांग्लादेश को दी जाने वाली टेरिटरी। अब तक दोनों देशों के बीच जो स्वैपिंग्स हुई हैं वो छोटे छोटे बॉर्डर एरियाज के इलाकों की हुई हैं, लेकिन अगर भारत बांग्लादेश के दो बड़े क्षेत्रों को अपने में शामिल करना चाहता है तो इसके लिए भारत को भी उतना ही बड़ा क्षेत्र बांग्लादेश को देना होगा। ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि भारत अगर इस तरह की स्वैपिंग बांग्लादेश के साथ करता है तो बांग्लादेश भारत से त्रिपुरा या फिर कोलकाता का कोई डेवलप्ड एरिया या फिर असम का कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर मांग सकता है, जिसे भारत शायद कभी दे ही ना पाए। और इसलिए स्वैपिंग भी पूरे तरीके से चिकन नेक को एक्सपैंड करने के लिए कारगर साबित नहीं हो सकती है। दोस्तों फिलहाल इंडिया के पास चिकन नेक को वाइडर करने के जितने भी ऑप्शंस थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए और आपने देखा कि इन सब के कुछ ना कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो ऐसे में इंडिया के लिए सबसे बेहतर तो यही होगा कि वो चिकन नेक पर अपनी डिपेंडेंसी को किसी तरीके से कम करे और वहां के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कुछ और स्ट्रेटेजिक एरियाज में बांट दे। लेकिन भारत ऐसा कैसे कर सकता है? दोस्तों इसका जवाब है बांग्लादेश का चिट्टगोंग रीजन। हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। देखिए चिट्टगोंग बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये न सिर्फ बांग्लादेश का बल्कि पूरे बे ऑफ बंगाल का सबसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट वाला शहर है और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि भारत को अगर सचमुच में बांग्लादेश की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए किसी एरिया पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहिए तो वो है बांग्लादेश का चिट्टगोंग। क्योंकि अगर इंडिया इस पर किसी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लेता है तो न सिर्फ उसकी चिकन नेक से डिपेंडेंसी कम होगी बल्कि इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का एक नया और बेहतर रास्ता मिल जाएगा। साथ ही इंडिया बे ऑफ बंगाल में चीन के बढ़ते डोमिनेशन को भी खत्म कर लेगा। दोस्तों अगर आप मैप में चिट्टगोंग को देखें तो ये बांग्लादेश का दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पर 21 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ बे ऑफ बंगाल का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा, मिजोरम और असम जैसे राज्य सिर्फ इसलिए लैंडलॉक्ड हैं क्योंकि उनके और समुद्र के बीच चिट्टगोंग आता है जो कि बांग्लादेश की टेरिटरी में है। सो ऐसे में अगर भारत इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले ले तो उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लैंडलॉक्ड होने का नुकसान खत्म हो जाएगा। साथ ही इन राज्यों तक मेनलैंड इंडिया की कनेक्टिविटी सिर्फ एक 22 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर ही निर्भर नहीं करेगी बल्कि चिट्टगोंग से सीधे राज्य वेस्ट बंगाल के तट तक पहुंच सकते हैं।
दोस्तों चिट्टगोंग के भारतीय नियंत्रण में आने से नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ इंडिया से बेहतर कनेक्ट हो पाएगा, बल्कि राज्य सीधे समुद्र के रास्ते दुनिया से जुड़ सकेंगे, जिससे यहाँ के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है और लोगों को नई नौकरियां मिल सकती है। यानी कि महज एक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने से न केवल भारत का सुरक्षा खतरा खत्म होगा, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन ही भारत को विकसित बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाने लगेगा। दोस्तों ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारे व्यापारिक रिश्ते ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल में भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक पोर्ट न होने की वजह से भारत इन देशों से इजी एंड इफेक्टिव ट्रेड्स नहीं कर पाता, जो कि चिट्टगोंग के बाद बदल सकता है। देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी चिट्टगोंग पोर्ट का बहुत महत्व है। चीन लगातार इंडियन ओशन में अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। आप सब जानते हैं कि उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में अपने पोर्ट बनाए हुए हैं, जिससे वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में अगर भारत चिट्टगोंग पोर्ट पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है तो वो चीन की इस रणनीति का मुकाबला कर सकता है, साथ ही अपने हितों की रक्षा भी कर सकता है। दोस्तों लेकिन चिट्टगोंग के आने से सिर्फ पोर्ट का ही हिस्सा भारत के नियंत्रण में नहीं आएगा, बल्कि चिट्टगोंग हिल ट्रैक्स का भी पूरा एक्सेस हमें मिल जाएगा। अगर आप मैप पर देखें तो चिट्टगोंग के पहाड़ी इलाके, जिन्हें हम CST यानी कि चिट्टगोंग हिल ट्रैक्स भी कहते हैं, ये त्रिपुरा के पास मौजूद है। मैप पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी क्षेत्र मुख्य भाग से अधिक त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ लगता है। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्षेत्र बांग्लादेश का हिस्सा कैसे हो सकता है, और ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हमें यह पता चलता है कि आजादी के टाइम इस इलाके में 98% से ज्यादा हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग रहते थे। फिर भी अंग्रेजों ने क्षेत्र को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया, जो बाद में चल करके बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। दोस्तों आज भी क्षेत्र में ज्यादातर पूर्वोत्तर की आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो खुद को त्रिपुरा और भारत से जोड़कर देखती हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं करता और न ही इस रीजन को भारत को सौंपने के लिए राजी है। दोस्तों लेकिन भारत के लिए क्षेत्र की अहमियत इतनी अधिक है कि आपको जानकर के हैरानी होगी कि त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल की दूरी महज 25 किलोमीटर है, बट ये 25 किलोमीटर का इलाका CST का हिस्सा है, जो कि बांग्लादेश के अंडर आता है। तो ऐसे में अगर भारत चिट्टगोंग को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो ये क्षेत्र भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि मुख्य बांग्लादेश से अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर अब जरा सोचिए कि अगर भारत इस पूरे CST को अपनी टेरिटरी बना करके वहां पर एक जनमत संग्रह कराए तो संभव है कि वहां की जनजातियां भारत को अपना देश चुन लें, जिससे न केवल त्रिपुरा को बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल जाएगा, बल्कि भारत के पास एक ऐसा क्षेत्र भी होगा जहां बांग्लादेशी हिंदुओं को आसानी से बसाया जा सकेगा। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुत कम है, जिससे हिंदुओं को बसाना उन्हें और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। यानी अगर इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही बांग्लादेशी हिंदुओं को शरणार्थी बनने से बचाना है तो उसे चिकन नेक के एक्सपेंशन की बजाय वहां की सिक्योरिटी को मजबूत करके चिट्टगोंग हिल ट्रैक्स पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल अभी बांग्लादेश में जो हालात हैं उनके हिसाब से पूरे बांग्लादेश का ध्यान इस रीजन पर बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही चिट्टगोंग के इस इलाके को इंडिया में शामिल करने की मांग बरसों से त्रिपुरा की चकमा कम्युनिटी के लोग भी कर रहे हैं। सो इस तरीके से न सिर्फ इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मेनलैंड इंडिया से बेहतर कनेक्ट कर पाएगा, बल्कि वहां नए आर्थिक विकास के भी रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों आपको इन दोनों रीजन में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।